हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम विवेक पांडे है। आज मैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 बना रहा हूं, जिसमें मैं हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कवर करूंगा। एमपीपीएससी का जो प्री का सिलेबस है उसमें भारत का इतिहास लिखा हुआ है। 4 पॉइंट हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, 19वीं-20वीं शताब्दी का सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के भारत पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। इसमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हड़प्पा सभ्यता आती है। इसी तरीके से जो मेंस है मेंस के सिलेबस में यूनिट नंबर जो 1 है वह पूरी डेडिकेटेड है प्राचीन भारत के लिए। भारत का इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, जिसमें मैं आज हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपके प्री दोनों को कवर करेगी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत इम्पोर्टेंट। आपको इस वीडियो के बाद फिर दूसरे वीडियो किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपको हड़प्पा सभ्यता बहुत सरलता समझ में आएगी। इसके बाद जो यूनिट नंबर 4 में भी लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, इसका भी मेरे पास पूरा मैटर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, और जो 5वीं यूनिट है वो भी आ गई है मेरे पास। तो ये सभी को मैं आपको कवर कर पाऊँगा 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई थीं? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आदि मानव हमेशा वहीं बसता था जहां उसे पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भरपूर भोजन और निवास के लिए सुरक्षित स्थान आसानी से उपलब्ध थे। नदियों के किनारे इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होने के कारण विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। इसलिए इन सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। यह है विश्व का डायग्राम जिसमें प्रारंभिक सभ्यताएं नजर आएंगी। सबसे लेफ्ट साइड पर देखेंगे हम रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता दिखाई दे रही है भूमध्य सागर के ऊपर। फिर भूमध्य सागर के नीचे मिस्र सभ्यता दिख रही है जो कि नील नदी पर बसी है। फिर फारस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखती है। उसके बाद हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दिखती है हमको सिंधु नदी के किनारे। सबसे आखिर में चीनी सभ्यता नजर आती है होंगहू नदी के किनारे आजू बाजू। तो नीचे दिए हुए चित्र को देखकर बताइए कौन सी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। हमने बता दिया। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी है। यह नील नदी की घाटी में विकसित हुई। दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, लेकिन यह ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह है ग्रीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह दूसरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का भूभाग। ये दो नदियां हैं दजला एवं फरात। इन नदियों के मध्य विकसित हुई सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। दजला और फरात, नीचे साइड फरात नदी है और ऊपर साइड दजला नदी है। यह सभ्यता 5000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। वर्तमान इराक और ईरान का कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। तीसरी है चीन की सभ्यता। इसका उदय हांगहो नदी के तटों पर 1750 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी में हुआ। चौथी है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका विकास आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीप में हुआ, जिसका कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान में है। नदी घाटी में मानव सभ्यता के विकास के कारण क्या कारण थे जो कि मानव सभ्यता नदियों की घाटियों में बसी। लाखों वर्षों तक मानव शिकारी रहा और भोजन संग्राहक का जीवन जीता रहा।
जो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था मानव इतिहास के बारे में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। धीरे धीरे उसने पशुपालन करना सीखा। कोई 10,000 वर्ष पूर्व उसने खेती करना प्रारंभ किया। उसने अपने सैकड़ों वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया था कि मिट्टी में बीज डालने और सींचने से पौधे उगता है। नदियों के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। नदी से नाव या लट्ठे की सहायता से आवागमन की सुविधा रहती है। जानवरों के लिए घास था है। इन सब कारणों से आदि मानव ने नदी की घाटियों में बसना प्रारंभ किया। तब भी मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। लगभग खोज हुई और मानव के जीवन में परिवर्तन आ गया। तांबा कठोर पत्थर की तुलना में अधिक प्रभावकारी था। टिन के मिश्रण से निर्मित तांबा पत्थर से भी अधिक मजबूत था। तांबे के प्रयोग के कारण मानव पाषाण काल से निकलकर ताम्र शामक यानी तांबा और पाषाण ताम्र पाषाण काल में प्रवेश कर गया। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। ताम्राश काल में नदी घाटी सभ्यता का विकास एक लंबे चौड़े भाग में हुआ। भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसे आहार, मध्य प्रदेश में मालवा में कायथा और एरण, ये 2 जगह हैं, यहाँ पर मिली। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखा, नेवासा व दैमाबाद में मिली हैं। नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली स्थान पर भी ताम्र पाषाणिक अवशेष मिले हैं। सीधे सीधे फैक्ट आते हैं। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है, कायथा कहाँ पर स्थित है, एरण कहाँ पर स्थित है। इस MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा समय जब तांबे और पत्थर के औजार साथ साथ प्रयोग किए जाते थे ताम्राश काल या ताम्र पाषाण काल का कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सन 1921 से पूर्व तक भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता ही मानी जाती थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। सबसे पहले श्री दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में खुदाई कर वहां एक नगर के भग्नावशेष प्राप्त किए। तत्पश्चात श्री राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बौद्ध स्तूपों की खोज करते हुए कुछ टीलों को खुदवाया तो वहां भूगर्भ में पक्की नालियां और कमरे मिले। इसके बाद तो इस क्षेत्र में 10 वर्षों तक उत्खनन चला तथा अनेक जानकारियां प्रकाश में आईं। इसी बीच राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे, जिनके आधार पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। खुदाई का कार्य हड़प्पा में शुरू हुआ, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा एक गांव था जिसके पास में यह खुदाई प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। सिंधु घाटी के शहर, तो यहाँ आप देख रहे हैं हड़प्पा जो है थोड़ा ऊपर साइड है, मोहनजोदड़ो नीचे साइड है। ये दोनों क्षेत्र भी पाकिस्तान। फिर कालीबंगा जो है राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में है। चहुंदड़ो उसके नीचे है, मोहनजोदड़ो के नीचे। जब सिंधु घाट नदी बहती है तो उसके दाएं हाथ में मोहनजोदड़ो है, बाएं हाथ साइड चहुंदड़ो है। और लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर था जो कि गुजरात में है। यहाँ से अरब मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, जिसके साक्ष्य हमको मिले हैं। धीरे धीरे इस सभ्यता की खोज विभिन्न स्थलों पर हुई। इसके विस्तार को देखकर पता चलता है कि भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसका क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना अधिक था। इस सभ्यता का विकास भारत और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु नदी की घाटी में हुआ। सिंधु घाटी के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी इसके नाम 3 हो गए।
इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तक है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल ये हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो ये पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, रंगपुर सौराष्ट्र में, लोथल सुतकोटड़ा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर और हुलास ये उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर मेरठ के पास है। नगरीय जीवन, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये ग्रामीण जीवन यहाँ व्यतीत नहीं होता था, यह एक नगरीय व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी। नगर अधिकतर 2 अथवा 3 भागों में बटे थे। यही मेंस में लिखना रहता है सीधा सीधा। सबसे सुरक्षित स्थान किला या दुर्ग कहलाता था। यहाँ उच्च वर्ग का परिवार रहता होगा। नीचे के भाग में मध्यम या निम्न वर्ग का निवास था। इन नगरों में सड़कें पूरी सीधी थी, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी या लंबवत काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त होता था, जैसे कि आजकल के नगर होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कोठार अनाज भरने के गोदाम का महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब सरप्लस में कृषि होती थी, इतनी कृषि कि आप उसको रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो बेचने के बाद भी। हड़प्पा और कालीबंगा में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर 01 मीटर 2.43 मीटर गहरा है। इसके दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हैं, यानी हम इसके डायमेंशन 12, 7, 3 ले सकते हैं अनुमानतः। बगल में कपड़े बदलने के कक्ष हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के एक कमरे में बड़ा सा कुआं बना है। संभवतः यह स्नानागार किसी धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। स्नानागार में नहाए और कपड़े बदले और वहाँ के कुएं से अपने बाल्टी में डाल लिया पानी। इसके अलावा भी हर छोटे बड़े मकान में आंगन या प्रांगण और स्नानागार होता था। पर्यावरण की दृष्टि से जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था। यहाँ यह पानी मुख्य नाली से मिलता, जो ईंटों व पत्थरों की पट्टियों से ढकी होती थीं। ये नालियाँ ईंटों और पत्थरों की पट्टियों से ढकी होती थी, यानी सफाई का विशेष प्रबंध था। सड़कों की मुख्य नालियों में सफाई की दृष्टि से नर मुखे मेन होल भी बने होते थे, यानी नाली में थोड़े थोड़े दूर बाद कुछ गहरे गड्ढे होते थे, जिनमें जो कचरा रहता था वो नीचे जम जाता था और स्वच्छ पानी आगे बह जाता था। उनके द्वारा नलियों की सफाई समय समय पर सफाई की जाती थी, वहाँ से वो कचरा निकाल दिया जाता था। ताम्रश्यम युगीन सभ्यता में हड़प्पा की जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी, जो कि आज की स्मार्ट सिटीज़ के साथ हम कर सकते हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के साथ भी। विश्व की किसी अन्य सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। इस प्रकार हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में पर्यावरण शुद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया। ये है हड़प्पा कालीन नगर की सड़कें एवं ढकी हुई नालियाँ। दिनों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग विशेष बात थी। समकालीन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका प्रचलन नहीं था, क्योंकि वह ग्रामीण सभ्यताएं थी। हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने विस्तृत सड़कों और नालियों से युक्त सुनियोजित नगर का निर्माण किया। कृषि व पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की जीवन दायिनी नदी सिंधु थी। हड़प्पा सभ्यता की जीवनदायिनी नदी सिंधु थी। यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ भूमि मिट्टी लाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, सरसों, कपास, मटर और तिल की फसलें उगाते थे। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में मिले कोठार अनाज इनके प्रमाण हैं।
गोदाम इनके प्रमाण है। कालीबंगा जो कि गुजरात राजस्थान में पाए गए जुताई के मैदान से प्रतीत होता है। उनका खेती का तरीका आज की तरह ही था, हल चलते थे। हड़प्पा सब निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, कुत्ता, ऊँट, हाथी, घोड़ा पालते थे। ये से हैं गेंडा, हंस, बतख, बंदर, खरगोश, मोर, हिरण, मुर्गा, तोता, उल्लू आदि जानवरों से परिचित थे। इनमें से कुछ जानवरों की स्वतंत्र आकृति और मिट्टी के मोहरों पर मिलता है, यह प्रमाण है। तो जैसे कांसे की मूर्ति मिल गई, नर्तकी ही है। कांसे के बर्तन औजार मिल गए, मिट्टी के खिलौने हैं जिसमें बैल, हाथी दिख रहे हैं, ज़्यादातर बैल नज़र आ रहे हैं, चिड़िया नज़र आ रही है, मिट्टी के बर्तन हैं, पत्थर के औजार हैं। हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में किया। मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़े के छाप भी मिले हैं। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। गुजरात के हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के निवासियों को ज्ञात न थी। शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान, जितने भी ये हम पॉइंट लिख रहे हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको डायरेक्ट मेंस में ये लिखना है। हड़प्पा सभ्यता ताम्राश्मक काल की थी। यह कांस्य युगीन युग भी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ये मेंस प्री का पॉइंट है। तांबे में जिंक टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कांसा तांबे की तुलना में अधिक मजबूत होता था है। खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि सभ्यता के लोगों ने धातुओं के गलाने, ढालने और सम्मिश्रण की कला में विशेष उन्नति की। मिट्टी के बर्तन बनाने, खिलौने बनाने, मोहरे निर्माण करने में यहाँ के कलाकार सिद्धस्त थे। प्रतिमाओं को पकाया भी जाता था। इसके अलावा स्वर्णकार चांदी, सोने और रत्नों के आभूषण और विभिन्न रंगों के मनके भी बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तकनीकी का ज्ञान और मूर्ति कला का ज्ञान, ये दोनों पॉइंट हम लिख सकते हैं। धार्मिक मान्यताएं, अब धार्मिक मान्यताएं, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी देवालय के प्रमाण नहीं मिले हैं। पक्की हुई मिट्टी की स्त्री प्रतिमाएं भारी संख्या में मिली हैं। इससे अनुमान होता है देवी उपासना प्रचलित थी, यानी मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती थी। यहाँ एक मोहर पर 3 सींग युक्त ध्यान करते हुए देवता का अंकन है। पद्मासन में इसके आसपास एक हाथी, घोड़ा, एक भैंसा और 2 हिरण का अंकन है। कुछ पुरातत्वविदों ने इस देवता की पहचान पशुपति शिव के रूप में की है। हड़प्पा में पकी मिट्टी व पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। इसके अलावा कमंडल, यज्ञ देवी, स्वास्तिक आदि के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विचारों व क्रियाकलापों की प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश का कायथा, उज्जैन जिले की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के समान एक मोहर, सैलखेड़ी के मनके, मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के कायथा में यह उज्जैन जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता मिले हैं। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कायथा स्थित है उज्जैन, इंदौर, रतलाम, श्योपुर। आपको उज्जैन में टिक करना है। कुबड़ वाले सांड की मृण मूर्ति और अंकन कई मोहरों पर मिलता है। उत्खनन में ताबीज बड़ी तादाद मिले हैं। शायद हड़प्पावासी भूत प्रेतों में विश्वास कर उनसे रक्षा के लिए ताबीज पहनते थे। तो धार्मिक मान्यताएं भी थी और भूत प्रेत पर भी विश्वास था। हड़प्पा सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा के प्रमाण मृण मोहरों व पात्रों पर मिलते हैं। इस वृक्ष की उपासना आज तक जारी है। पीपल के वृक्ष की उपासना आज भी की जाती है। भारतीय पीपल को पवित्र वृक्ष मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस वृक्ष को पर्यावरण शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। पात्रों पर किए गए चित्रण धार्मिक विचारों की जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ पात्रों पर मोर का अंक मिलता है। आज भी भारत के विभिन्न अंचलों में
कुम्हार लोग अपने द्वारा निर्मित पात्रों में मोर का अंकन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के विभिन्न धार्मिक विश्वास भले ही हों, परंतु वे योग विद्या के प्रारंभिक जनक भी हैं। मृण मोहरों पर प्राप्त चित्रांकन से इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पा वासी यौगिक क्रियाओं के जानकार थे। अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। हड़प्पा वाला का भी ज्ञान था। संभवतः उनकी लिपि चित्रलिपि थी। इन्हें चित्र या अक्षर के रूप में लिखा जाता था, लेकिन इस लिपि को आज तक सुनिश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। चित्र को नहीं पढ़ पाए लोग, लिपि होती तो पढ़ लेते। मापतौल। हड़प्पावासी मापतौल के तरीकों से परिचित थे। माप हेतु ये बाँट या दंड का प्रयोग करते थे। कहीं पर एक छड़ भी मिली है जिसको पैमाने के रूप में प्रयोग किया गया। खुदाई से बाँट कांसे का माप का उपकरण यानी पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहरें। हड़प्पावासियों की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मृण मुद्राएँ हैं। अब तक खुदाई से लगभग 5000 मुद्राएँ प्राप्त हो चुकी हैं। इन पर जानवरों की आकृतियाँ तथा लघु लेख अंकित हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये जानते हैं। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस सभ्यता के इतने बड़े नगर जमीन में दबकर कैसे नष्ट हो गए, इस संबंध में अब तक इतिहासकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। अब तक प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ऐसा अनुमान है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे होंगे। पहला, भूकंप आने के कारण संभवतः सिंधु नदी का मार्ग बदल गया होगा और ये नगर भूस्खलन में जमीन में दब गए होंगे। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी हुई होगी, रेगिस्तान बढ़ गया होगा। इस क्षेत्र में खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा होगा, यानी सूखा बढ़ गया और सभ्यता का पतन हो गया। कुएं तो खोदते नहीं थे, जो कुएं खोद के पानी निकाल लें, कहाँ से निकालें। कुछ लोगों का अनुमान है सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस तरीके से ये चैप्टर अभ्यास प्रश्न इनको पॉज करके देख लीजिएगा। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सही जोड़ी सही विकल्प भी है इसमें। मेरा चैनल का नाम है MPPSC 2020 और मेरा नाम है विवेक पांडे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।